Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh guys. It is Nafeesa Fiaz here and you are watching the psych exam series. If you are looking forward to take any psychological exam, then welcome. This is the right place for you. This is the next video of our ongoing series in which we are discussing the past papers of psychology. In today's video, we will discuss the psychology paper number 1 of the year 2003. As you guys can see here, we have 20 MCQs and we will discuss 10 of them in today's video. So without wasting further time, let's get to it. Our first question states that the term phenomenology refers to phenomenology का क्या मतलब होता है. बेसिकली ये स्टडी होती है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की. ठीक है, अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो पहला हमारा ऑप्शन कहता है परसेप्शन को फिनोमिनोलॉजी कहते हैं. नो. डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सेंसेशन. नो. उसके बाद है नेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ आर इमीडिएट एक्सपीरियंस. तो बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा बिकॉज हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को इन फिनोमिनोलॉजी. ठीक है, और इसके ऊपर हम रिसर्चेस वगैरह कर रहे होते हैं. इसमें नेटिव एबिलिटी की बात की हुई है. नेटिव एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो हमारे अंदर बाय बर्थ होती है या नेचुरली मौजूद होती है, हम उसको खुद से लर्न नहीं करते हैं. ठीक है, और इमीडिएट एक्सपीरियंसेस वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें हमारे सेंसेस के थ्रू मिलते हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मिलते हैं. ठीक है. Our next question is the degree of concentration or dilution of a color is known as. आप क्या कहेंगे किसी भी कलर की कंसंट्रेशन या उसकी डाइल्यूशन को. तो इसके आंसर्स देख लेते हैं. ब्राइटनेस, ह्यू, सैचुरेशन, वॉल्यूम. नन ऑफ दिस. तो वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकता, ये तो कलर्स के साथ एसोसिएटेड ही नहीं है. ह्यू, ब्राइटनेस, सैचुरेशन है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ह्यू. ठीक है, जो कंसंट्रेशन होती है या डाइल्यूशन ऑफ अ कलर इज अबाउट दिस थिंग हियर. अगर आप यहाँ पे देखना चाहें ना कि इस कलर व्हील में ह्यू किस जगह पे है, तो बेसिकली ह्यू को आप ये पेरिफेरी के अलॉन्ग देखेंगे. ये 360 डिग्री देख रही हैं यहाँ पे आप लिखा हुआ. इसी तरह आप पेरिफेरी के अलॉन्ग मूव करते जाएंगे और हर अगला नेक्स्ट आने वाला कलर आपका नेक्स्ट ह्यू होगा. ठीक है, रेड इज़ वन ह्यू, येलो इज़ अदर, ग्रीन इज़ अदर. ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट ह्यूज़ आते हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स आते हैं. ठीक है, उसके अलावा ये मैंने सैचुरेशन और ब्राइटनेस से रिलेटेड भी थोड़ा सा लिखा हुआ है और ये मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ठीक है, तो आप इसके बारे में मज़ीद भी देख लीजिएगा. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफरेंस इन परसेप्शन अमंग स्पीशीज डिपेंड ऑन. तो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है हमारी परसेप्शन या डिफरेंट स्पीशीज़ की परसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल कैट की परसेप्शन इज़ नॉट द सेम लाइक द ह्यूमंस, राइट. तो वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है. द फर्स्ट थिंग इज़ हैबिटेट. ठीक है, इधर इट डिपेंड्स ऑन इट और नॉट. बिल्कुल करती है. जो भी हमारा कल्चर, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके ऊपर, या हमारा हैबिटेट, जिस जगह पे हम रह रहे होते हैं, वो हमारी परसेप्शन पे इम्पैक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम. तो बेसिकली परसेप्शन होती क्या है भला, सेंसरी इन्फॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन. आपने एक चीज़ को इंटरप्रेट करना है. ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन के लिए कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होना ज़रूरी है या नहीं है. सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना हमारा, जो इंटरप्रिटेशन वगैरह में और हायर ऑर्डर थिंकिंग में हेल्प आउट करता है. तो ये भी होगा. ठीक है, डिफरेंस आ जाता है इस नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से परसेप्शन के अंदर. द नेक्स्ट थिंग इज़ रिसेप्टर मैकेनिज्म. रिसेप्टर मैकेनिज्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंस इन परसेप्शन की वजह से. वाई? बिकॉज आप यहाँ पे सेंसरी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. सेंसरी इन्फॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन के लिए क्या ज़रूरी है पहले कि वो आप सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेंस कर पाएँ. वो आप कैसे करेंगे, रिसेप्टर्स के थ्रू. तो आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो भी इम्पेक्ट करते हैं आपकी परसेप्शन के अंदर. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव. ठीक है. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन. साइकोफिजिक्स किस किस चीज़ को मेजर कर रही होती है. बेसिकली इसमें ना सेंसिटिविटी को मेजर किया जाता है टुवर्ड्स द स्टिमुलाई ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और एनर्जीज. ठीक है, स्ट्रेंथ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना. तो अगर आप देखना चाहें, हम लोगों ने बीएस में क्या चीज़ पढ़ी थी साइकोफिजिक्स के अंडर, तो जो हम लोगों ने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड्स पढ़े थे, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो सारी चीज़ें किसके अंडर आ जाती हैं, साइकोफिजिक्स के अंडर आ जाती हैं. ठीक है. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर प्री डिस्पोजिंग एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स फीलिंग ऑफ जेलसी इंक्लूड. तो अगर कोई बंदा जेलसी फील कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है. क्या वो अपने आप से नफरत करता है इस वजह से, इनसिक्योरिटी इन सेल्फ कॉन्सेप्शन की वजह से, लैक ऑफ इंटेंसिटी इन फीलिंग्स ऑफ लव की वजह से, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या होगा. बेसिकली होता क्या है कि जब किसी भी पर्सन में सेल्फ एस्टीम कम होती है ना,
या फिर वो अनहैप्पी होते हैं अपने आप को लेके, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे वो इनसिक्योर होता है ख़ुद को लेके। तो ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये कॉज करती है जेलसी को। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुछ लोगों के नज़दीक जो जेलसी है वो साइन ऑफ लव होता है, ठीक है, दे इक्वेट इट विद लव। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लव की वजह से जेलसी नहीं हो रही है, ये इस वजह से हो रही है बिकॉज यू आर इनसिक्योर अबाउट योर ऑन कैपेबिलिटीज़ एंड यू योर सेल्फ आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ। ओके, तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है, जेलसी की फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप आंसर्स देखें, सेल्फ हेट, नो, इनसिक्योरिटी, इन सेल्फ कंसेप्शन, तो यहाँ पे इसका ये आंसर होगा, ठीक है। Our next question states that the so-called primary emotions include, तो प्राइमरी इमोशंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। वैसे तो इसके ऊपर बहुत से लोगों ने रिसर्चेस की हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, रॉबर्ट प्लोचिक, उसने 8 प्राइमरी इमोशंस दी, उसके बाद एकमैन आया, उसने 7 प्राइमरी इमोशंस दी, ठीक है। लेकिन ये 2014 में आई गेस जैक की एक रिसर्च है, उसने बेसिकली क्या देखा कि जितनी पहले इमोशंस दी गई है ना, लाइक 8 इमोशंस, 7 इमोशंस, उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कॉमन थी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि डिफरेंट इमोशंस को मिला के बेसिक 4 इमोशंस दे दी। कौन कौन सी, फेयर, एंगर, जॉय एंड सैडनेस, ठीक है। तो इसके बेस पे हमारा आंसर इन सब में से कौन सा होगा, सी, ठीक है, जॉय, फेयर, एंगर एंड ग्रीफ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये मैंने नीचे दी हुई हैं कुछ रीजंस के प्राइमरी इमोशंस को प्राइमरी क्यों कहा जाता है, ठीक है, और ये क्या क्या करती हैं। ये जो 4 इमोशंस हैं, एंगर हो गया, फेयर हो गया, इनके क्या क्या काम होते हैं ये देख लीजिएगा आप। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोपिंग बिहेवियर। इज कोपिंग बिहेवियर बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोपिंग क्या होती है। तो कोपिंग में हमारी वो थॉट्स और बिहेवियर्स आ जाते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ टैकल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो कोपिंग बिहेवियर्स होते हैं वो मोस्टली कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो इवन दो अनकॉन्शियस भी ये काम कर रहे होते हैं, लाइक जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स वगैरह हैं वो सारे अनकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। जो सिर्फ हमारे कॉन्शियस होते हैं बिहेवियर्स, उनको हम इंक्लूड करते हैं कोपिंग बिहेवियर के अंडर। जो कोपिंग है उसमें जो सिंपल कोपिंग है, ठीक है, उसमें तो डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं ना, तो वो सिंपल कोपिंग में अनकॉन्शियस भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कोपिंग बिहेवियर की। तो कोपिंग बिहेवियर कॉन्शियस ही होते हैं, मोस्टली कॉन्शियस ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है हैबिचुअल बिहेवियर की। दे कैन बी हैबिचुअल बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। और ऑलवेज गोल डायरेक्टेड, तो गोल डायरेक्टेड यस बिल्कुल, इन अ सेंस ये कि हम जब भी कोई कोपिंग बिहेवियर यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम उसको यूज़ एक पर्पस के लिए कर रहे होते हैं। लाइक आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर आप इसको यूज़ करेंगे टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ योर स्ट्रेस, ठीक है। ऐसी बात है ना, लाइक एक आपका गोल है, आपने उस गोल को अचीव करना है, या तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, अगर वो नहीं हो सकती है तो आप अपने स्ट्रेस के लेवल को डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है, ये आपका गोल है। तो जो कोपिंग बिहेवियर्स होंगे वो ऑलवेज गोल डायरेक्टेड होंगे, ठीक है। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट बेस्ड ऑन द लॉजिक्स जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली आंसर, हो सकता है कि इसका कोई और आंसर हो, आप लोग इसको काइंडली खुद सर्च कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई और आंसर मिलता है तो मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी मोटिवेशन इज टू अबंडेंस मोटिवेशन एज। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो डेफिशिएंसी और अबंडेंस मोटिवेशन के दरमियान ताल्लुक है, उस तरह का ताल्लुक और किस ऑप्शन के दरमियान है। तो यहाँ पे डिज़ायर इज़ टू नीड, इनेट इज़ टू लर्न, तो इसका आंसर होगा प्राइमरी इज़ टू सेकेंडरी, ठीक है। डेफिशिएंसी मोटिवेशन बेसिकली क्या होती है, मैस्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना आपने, उसकी हायरार्की ऑफ नीड। उसमें क्या था कि पहले आपकी डेफिशिएंसी नीड्स होती हैं, उसके बाद जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो वो ग्रोथ नीड्स होती हैं। तो डेफिशिएंसी मोटिव्स कौन सी होती हैं, बेसिकली हमारी वो सारे हमारे एक्शंस जो कि हम किसी भी ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी टेंशन की स्टेट को रिजॉल्व करने के लिए कर रहे होते हैं, टू इन ऑर्डर टू मूव टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेफिशिएंसी मोटिव्स में आ जाती हैं। जितनी भी हमारी मोटिव्स हैं लोअर ऑर्डर, ये जो हाईएस्ट मोटिव है उसको छोड़ के, ठीक है। और हाईएस्ट मोटिव हमारी क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की होती है मोटिव। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये समरी नज़र आ रही होगी, ये सेल्फ एक्चुअलाइज लोगों के अंदर जो जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये उन सब की समरी है, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ देखने में कि
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कॉन्टिन्यूम में आप किस लेवल पे लाया करते हैं, तो आप ये देख लें यहाँ से कि इनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसी पेपर का रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे। If you guys have any query or difficulty with any particular topic of psychology, feel free to ask me in the comment section below. I will make sure to resolve it in my upcoming videos inshallah. अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।